यस, सो चैप्टर इक्विलिब्रियम, नाम से क्या लगता है इक्विलिब्रियम से? इक्वल। अच्छा, वैसे इक्विलिब्रियम का इंग्लिश में वर्ड होता है, मतलब देखो एक तो बात होती है केमिस्ट्री की, पर इंग्लिश की वोकैबुलरी में भी हम इक्विलिब्रियम का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। क्या मतलब होता है? ठीक है, विच इज द ऑर्गन विच मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, डू यू नो? हमारी बॉडी का बैलेंस कौन सा ऑर्गन बनाता है तुम्हें पता है? वैसे बायो का क्वेश्चन है ये, बट जस्ट आस्किंग। पॉइंट इज दिस कि कैसे तुम्हें पता चलता है कि तुम सीधे चल रहे हो, ऐसे तुम टेढ़े क्यों नहीं चलते हो जाते? तुम्हें क्या पता चलता है कि कोई चीज सीधी है, कोई चीज टेढ़ी है? बैलेंस कौन? हाँ बताओ, कौन बनाता है? बोन्स। बोन्स नहीं बनाते, बैकबोन भी नहीं बनाता। कौन सा बॉडी का ऑर्गन ब्रेन भी नहीं बनाता, हार्ट भी नहीं बनाता? सर क्या है? सर क्या क्वेश्चन है? धीरे धीरे धीरे, हाँ बोलो बोलो निकुंज, क्या? सर क्या क्वेश्चन है? कौन सा बॉडी का ऑर्गन हमारा बैलेंस बनाता है? लेग भी नहीं बनाता, मेडुला इन ब्रेन। सर बैकबोन। बैकबोन भी नहीं बनाता, आईज भी नहीं बनाते, नोज भी नहीं बनाते। अरे मिलकर हाँ सीरत बोलना चाह रही है, सीरत बोलो। ईयर। ईयर, वेरी गुड। गूगल वाला था या पता था? सर ये तो बायो में पढ़ा ही है। पढ़ा ही था। तो जो मैं भी तो यही बोल रहा था। ये हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है, कौन सा ऑर्गन है वो? ईयर। ईयर, वो उसके लिए बायो लेनी पड़ती, पर वो छूट गया, छोड़ो। और बायो वालों को भी नहीं पता चला क्योंकि वो डिलीट हो गया, ईयर। एनीवेज, तो पॉइंट इज दिस, इंग्लिश में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, पर केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का कुछ और मतलब होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of backward reaction. When rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम इंग्लिश में बैलेंस और केमिस्ट्री में रेट ऑफ फॉरवर्ड becomes equal to the rate of backward. What is meant by rate? Speed, सही बोला, थोड़ा तेज बोला करो बस। Very good कृष्णा। Speed of forward reaction becomes equal to the speed of backward reaction. This is called equilibrium. इसका कोई एग्जाम्पल? वैसे एग्जाम्पल, ये पक्का एग्जाम्पल केमिस्ट्री का एग्जाम्पल नहीं है, पर मैं इसका एक डे टू डे लाइफ में समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे इक्विलिब्रियम के प्रोसेसेस चलते हैं। सपोज यहां से पानी आ रहा है, ठीक है, गौरव किया था ना ये सब, प्रणव, यहां से पानी आ रहा है, तो ये वाटर का इनलेट है, ये क्या है? इनलेट। और मैंने अभी आउटलेट को क्लोज कर रखा है, मानो कि मैंने इसका आउटलेट क्लोज कर रखा है, तो गर्वित क्या होगा? इसमें पानी भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, तो वाटर का लेवल क्या होगा? इंक्रीज। वंश करेक्ट। अगर मैं वाटर का आउटलेट खोल दूं यहां पे, तो पानी बाहर जाना शुरू करेगा, यस और नो? और अगर मैं बाहर जाने का रेट, स्पीड बढ़ा दूं और अंदर जाने की कम, तो पानी भरेगा या कम होगा? कम होगा। अगर मैं जितना पानी अंदर लाऊं उतना ही बाहर जा लूं, रेट ऑफ इनलेट इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटलेट, तो क्या होगा? सर कम। क्या इक्वल हो जाएगा? क्या इक्वल हो जाएगा? सर वाटर का लेवल। वाटर का लेवल इक्वल क्या हो जाएगा? किसकी इक्वल हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल वर्ड नहीं यूज करना, पहली चीज दिमाग में इक्वल आती है, पर इक्वल नहीं यूज करना। क्या यूज करना? कांस्टेंट। हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पे चीजें इक्वल नहीं हो जाती, इक्विलिब्रियम पे चीजें कांस्टेंट हो जाती। इक्वल सिर्फ एक चीज होती है, क्या? अंदर जाने वाला प्रोसेस और बाहर जाने वाला प्रोसेस इक्वल हो जाता है। बाकी चीजें
कांस्टेंट हो जाती हैं। शुभम, अगर एक पानी की टंकी में पानी भरूं जिस स्पीड से, उसी स्पीड से निकालूं तो पानी के लेवल कुछ चेंज होगा या सेम रहेगा, इक्वल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इक्विलिब्रियम में ऐसे ही होता है, अगर किसी आने वाली चीज और जाने वाली चीज का रेट बराबर हो जाए तो चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं। इस प्रोसेस को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो? सर बट पहले छोड़ने में टाइम लगेगा ना, उस क्या? लेवल तक आने में टाइम तो लगेगा ना पहले। हाँ, अंदर आने में टाइम, हाँ इक्विलिब्रियम आने में टाइम लगेगा। अगर जब हमने धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, फिर धीरे कम होगा, फिर मतलब पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम आने में समय लग सकता है। ठीक है? यस सर। गिव मी 1 मिनट। यस, तो इक्विलिब्रियम की बात तो में समझ आई है कि इक्विलिब्रियम पे चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं। इस प्रोसेस को थोड़ा सा मुझे ना स्पीड में चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि समय कम रह गया। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अच्छा, इक्विलिब्रियम क्या? रेट ऑफ व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है जतिन? यस और नो जतिन? यस सर। हाँ यस तो आ गया। अब बताओ क्या पूछा मैंने? व्हाट इज हाँ, इक्विलिब्रियम? उसका जवाब भी दे दो। व्हेन सर जब रेट ऑफ फ्लो, लाइक जब रेट रिएक्शन ऑफ आगे फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड, फॉरवर्ड रेट ऑफ बैक, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड स्पीड ऑफ बैकवर्ड बराबर, तो चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं। इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिजिकल जो नॉट इंपॉर्टेंट है, केमिकल जो इंपॉर्टेंट है, आयनिक जो वेरी डिफिकल्ट है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम से। फिजिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम कैसे आता है? अब शुभम खोना नहीं है, ठीक है? सर एक बार लास्ट पेज दिखा दोगे? नहीं दिखाऊं तो क्या कर लोगे? ये लो, मीटिंग मत छोड़ के जाना। वीडियो से देख लेंगे। ये लो जल्दी। डन अर्नब? यस सर, यस। अच्छा, फिजिकल इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम आए पर किसी फिजिकल प्रोसेस में। किस में आए? फिजिकल प्रोसेस में आए। फिजिकल प्रोसेस का कोई एग्जांपल जानते हो जिसमें कोई केमिकल चेंज ना हो, सिर्फ फिजिकल चेंज हो, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का चेंज हो? जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। वेरी गुड निकुंज, वेरी गुड गुरशान। पर मैंने सुना नहीं गुरशान ने बोला क्या, पर कुछ तो बोला। मेल्टिंग ऑफ आइस ही बोला था। अच्छा, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो आइस से पानी बनता है, तो क्या ये केमिकल चेंज हो गया पानी में या फिजिकल चेंज है? ये फिजिकल फिजिकल चेंज है। मैं करेक्ट। अब अगर ये फिजिकल चेंज है, इस प्रोसेस में अगर पानी, अगर आइस पिघलना शुरू हो और वो पिघलती जा रही हो जा रही हो जा रही हो, पर एक पॉइंट आए जब आइस फ्रीज होना भी शुरू हो जाए, और फ्रीज भी हो रही हो और मेल्ट भी हो रही हो, और दोनों सेम रेट पे होने लगे, जितनी जल्दी फ्री मेल्ट हो रही हो उतनी जल्दी फ्रीज होए, तो इस केस में क्या आइस और वाटर का लेवल बदलेगा या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट। तो ऐसा कौन से टेम्परेचर पे हो सकता है? 1 डिग्री पे, -1 पे, या 0 पे? 0 डिग्री। -1 पे फ्रीज होगा, 1 डिग्री पे मेल्ट होगा, और 0 डिग्री पे फ्रीजिंग पॉइंट भी वाटर का वही है और मेल्टिंग पॉइंट भी वही है। यानी वाटर पानी भी 0 पे बनता है और पिघलता भी उस पे है। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड रूम टेम्परेचर बोल दिया, टेम्परेचर तो वही है 0 डिग्री सेल्सियस। एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर जो होता है, एन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। यस और नो? इसको मैं फ्रीजिंग पॉइंट को क्या ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ? फ्रीजिंग पॉइंट को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, इट इज द टेम्परेचर एट विच वाटर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन टू स्टेट, सॉलिड एंड लिक्विड।
फ्रीजिंग पॉइंट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट? बोल सकता हूँ हाँ या ना? यस Yes, सर sir. तो 0 डिग्री पे वाटर आइस बन सकता है, आइस वाटर बन सकता है, और दोनों सेम रेट पे चलते हैं अगर तुम ज्यादा हीट ना दो तो इस प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आ जाता है। ना पानी बदलेगा ना आइस, दोनों का लेवल कांस्टेंट रहेगा जैसे उस टंकी में हो रहा था। क्लियर है ये बात या रिपीट? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल तुम खुद ही जल्दी जल्दी करोगे आज, ठीक है? क्योंकि हमें चैप्टर ये जो मैं करा रहा हूँ ये सब नहीं आता है, ये वही टीचर पूछते हैं जिनको खुद इक्विलिब्रियम नहीं आता है, तो अपने टीचर के हिसाब से सोचो। अच्छा, पानी अगर बॉईल होने लगे, H2O लिक्विड अगर H2O गैस बनने लगे, FTTH है ना, 128 है, 123 चेंज कर दिया था मैंने पास, दूसरा वाला है उसको। हाँ, कौन पूछा है? मुझे बोल दो सर, क्लास के बाद बता। अच्छा, उन्हें भी याद नहीं है, H2O लिक्विड H2O गैस बनता है। अच्छा, 100 डिग्री सेल्सियस पे एक्चुअल में पानी क्या बन सकता है? गैस भी बन सकता है और गैस वापस Boiling नीचे भी point. आ सकती है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन दोनों एक साथ चल पाते हैं, पर 101 पे नहीं, पर 99 पे नहीं। कहना इसे बॉइलिंग पॉइंट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट, यस और नो? यस तो सर बॉइलिंग पॉइंट Yes, sir. पे भी इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। समझ आ रहा है नंदिनी, प्रतिभा? मींस 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड बन सकता है। हाँ, और दोनों सेम रेट पे हो रहे होते हैं, ठीक है? Okay, तो ये भी एक इक्विलिब्रियम है। मयंक क्लियर? प्रतिभा क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर मतलब जो वाटर वेपर बन रहा है वही वेपर वाटर भी बन सकता है। हाँ, ये 180 पे ही होता है, हाँ जी, ठीक है? मतलब और आपने 100 डिग्री 180 सेल्सियस तो लिखवाया। 180 पे ही आता है, और 0 डिग्री सेल्सियस भी 180 पे ही आता है। तो अगर तुम्हारा प्रेशर चेंज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाते हैं, पर अगर प्रेशर सेम रहे जो हमारा एटमॉस्फेयर का है, तो उस नॉर्मल कंडीशन पे 100 डिग्री पे इक्विलिब्रियम आता है और 0 डिग्री पे आता है। ये वाली बात सबको क्लियर है? तीसरा इक्विलिब्रियम सब्लिमेशन लेते हैं। हाँ बोलो अजमी, कुछ बोलना चाह रहे हो? इसे मैं बता रही थी। अच्छा, अगर हम बात करें सब्लिमेशन, अगर मैं एक डब्बा ले लूं, उस डब्बे को बंद कर दूं। अच्छा, एक और खास बात, इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अटेन्ड इन अ क्लोज सिस्टम। सिस्टम थे ना थर्मोडायनेमिक्स में, तो So, इक्विलिब्रियम्स आर consist of closed ऑलवेज अटेन्ड इन क्लोज सिस्टम ओनली। तुम बोलोगे सर यहाँ पे क्या क्लोज था, ये तो ओपन लग रहा है, हमें लग रहा है कि नहीं? पर ऊपर 1 atm का चादर होती है, 1 atm का जो प्रेशर है वो एक चादर बनाए हुए है, किसके ऊपर? वाटर वेपर्स पे। जब वाटर वेपर्स 1 atm के बराबर होते तभी वो तोड़कर ओपन सिस्टम में जा सकते हैं, यानी वो 100 डिग्री से ऊपर होता है, ठीक है? मैं ये बोल रहा हूं कि इक्विलिब्रियम, एक सेकंड पहले लिख लो, ऑलवेज अटेन इन अ क्लोज सिस्टम। तुमने कभी सोचा कि पानी 20 डिग्री पे क्यों नहीं बॉईल होता, 40 पे क्यों नहीं होता? हीट तो हम दे रहे हैं ना, थोड़ी हीट तो दे रहे हैं, 50 डिग्री पे दे रहे हैं, 60 पे भी दे रहे हैं, तो वो बुलबुले क्यों नहीं उठते जो वेपर्स बाहर चलाए? 100 पे ही बबल्स बनते हैं, होता है ना? क्योंकि 100 डिग्री तक बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक चादर होती है, बाहर प्रेशर ज्यादा है और वाटर वेपर का प्रेशर कम होता है। 100 डिग्री पे वो ये बैरियर तोड़ सकता है, उससे पहले वो एक क्लोज सिस्टम की तरह बिहेव करता है, जिसके अंदर से वाटर वेपर्स बाहर नहीं जा पाते, बहुत कम जा पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है, पर वेपराइजेशन बॉइलिंग पे ही होता है 100 डिग्री पे। मैं कह रहा हूं इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ क्लोज सिस्टम। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर्स और लिक्विड दोनों इसी एरिया में हैं, ये एरिया में। तो ये पूरा का पूरा, अगर मैं पूरा एरिया देख रहा हूं वाटर, ये सिर्फ कंटेनर की बात नहीं कर रहा, ये ओपन बीकर तो ओपन सिस्टम है कि नहीं? पर उसके ऊपर, जस्ट उसके ऊपर जहां तक एटमॉस्फेयर शुरू नहीं हुआ
उस कंटेनर के अंदर अंदर भी एक क्लोज सिस्टम ऑटोमेटिकली बना रहता है, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है। अगर किसी चीज का प्रेशर ज्यादा हो तो वो दूसरे को बंद रखेगी, है कि नहीं? बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है? ज्यादा। तो बीकर के अंदर ही रहते हैं वाटर के वेपर्स, इसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। इसे क्या बोलते हैं? तो मैं ये कह रहा था, मैं ये बोलने वाला था कि इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन अ क्लोज सिस्टम, और तुम मुझसे पूछने वाले थे कि सर ये तो ओपन नहीं था, तो मैंने उसका जवाब पहले दे दिया, जिससे पहले कि क्लोज नहीं था, जिससे पहले कि तुम पूछो। क्लियर है सबको? यस और नो? तो सर ये जो वेपर प्रेशर है ये 1 atm से ज्यादा कब होता है? वेपर प्रेशर 1 atm से ज्यादा तभी हो सकता है जब तुम जमीन के नीचे या पानी के नीचे चले जाओ, ठीक है? Sir, नॉर्मल melting of हमारे ice वाटर में- लेवल पे 1 atm प्रेशर है। अगर तुम पहाड़ों पे चले जाते हो तो वेपर प्रेशर कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। अगर तुम नीचे चले जाते हो तो वाटर का प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे अजमी? सर मेल्टिंग महक। ऑफ आइस में क्या होगा? मेल्टिंग ऑफ आइस में भी सेम। मेल्टिंग ऑफ आइस में तो ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। सॉलिड और लिक्विड कभी एस्केप करते हैं अपने सिस्टम से? नहीं करते ना। तो इनकी वॉल्यूम फिक्स रहती है। क्या इसमें मैटर का एक्सचेंज होता है? तो ये क्लोज सिस्टम है ना, ठीक है? आइस और yes. वाटर अगर पड़े हुए हैं कहीं पे भी तो भी वो क्लोज सिस्टम है, क्योंकि उसमें कोई गैस इन्वॉल्व ही नहीं है। अगर गैस ही तो बाहर जा सकती है ना, पानी बाहर जा सकता ना आइस, तो ये क्लोज सिस्टम है कि नहीं? इक्विलिब्रियम Yes, आया sir. क्लोज में। अच्छा, अब एक आयोडीन गैस की बात करते हैं। आयोडीन गैस और आयोडीन सॉलिड, ठीक है? अब जो गैसेस होती हैं, जो बिल्कुल गैसेस हैं, जो लिक्विड के ऊपर भी नहीं रहती, वो कभी कभी डिफ्यूज तो करती है ना, है ना? तो डिफ्यूज करती हैं, तो इसीलिए हमने इसका ढक्कन बंद कर दिया। हमने क्या किया? ढक्कन बंद कर दिया। वैसे तो वाटर वेपर को भी डिफ्यूज करना चाहिए, पर वो हैवी होता तो वो इतना एक्सकेप नहीं करता एज कंपेयर टू ये गैसेस, I2 गैसेस और ये। तो अब इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि जैसे मैंने आयोडीन का सॉलिड रखा, क्या रखा? सॉलिड। आयोडीन सॉलिड रखने से यहां पर ये सबलाइम करता है। क्या करता है? सब्लिमेशन कैसे होता है? I2 सॉलिड गोज टू I2 गैस। तो पहले I2 सॉलिड गैस बनने लगता है आयोडीन के वेपर्स, और ये वॉयलेट कलर के वेपर्स होते हैं। कौन से कलर के होते हैं? वॉयलेट। तो वॉयलेट कलर के वेपर्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। फिर एक पॉइंट आता है जब वॉयलेट कलर सैचुरेट हो जाता है। मतलब सैचुरेट मतलब उससे ज्यादा नहीं होता। और वॉयलेट क्यों नहीं होता? क्योंकि आयोडीन के वेपर्स पीछे जाना भी शुरू कर देते हैं, वो वापस से सॉलिड बनना भी शुरू कर देते हैं। और ये जब दोनों सेम रेट पे होंगे, क्या इस सिस्टम का कलर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो Constant जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि I2 से गैस बन रहा था तब वो कलर बढ़ रहा था। पर जब I2 गैस से जब सॉलिड बनने लगेगा तो और दोनों सेम रेट पे होने लगेंगे, तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद और कलर नहीं बढ़ता, थोड़ा सा कलर रह जाता, मतलब बिल्कुल ही डार्क नहीं हो जाता, हल्का लाइट रह जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट क्यों रह गया? क्योंकि जितनी स्पीड पर I2 सॉलिड I2 गैस बन रहा है, उतनी स्पीड पे I2 गैस I2 सॉलिड बनने लग जाता है। और जैसे एक टंकी के अंदर पानी आने और जाने वाला अगर बराबर हो जाए तो चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं, तो कलर लेवल और कांस्टेंट हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आई? यस और नो? एक बार और रिपीट करना। मैं कह रहा हूं आयोडीन को हमने रखा एक क्लोज्ड डब्बे में, ठीक है? उस डब्बे में से आयोडीन की गैस के वेपर निकलने लगे और धीरे धीरे कंटेनर जो है वो पर्पल 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 वॉयलेट ज्यादा डार्क होता रहा, ठीक है ना? तो पर एक पॉइंट आके वो उसका कलर बढ़ना रुक गया। वो कलर बढ़ना क्यों रुक गया? कलर बढ़ना इसलिए रुक गया क्योंकि उस पॉइंट पर आयोडीन वेपर्स आपस में टकराकर आयोडीन सॉलिड बनाने लगे और दोनों का रेट सेम हो गया, तो इक्विलिब्रियम आ गया। सब्लिमेशन में भी इक्विलिब्रियम आ सकता है अगर वो ढक्कन बंद हो। हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट? सर ये टकरा के सॉलिड बन जाते हैं, ऐसे कैसे होता है सर? हाँ, आयोडीन के जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो टकरा के सॉलिड बन जाते हैं, इसे डेपोजिशन बोलते हैं, ठीक है? सब्लिमेशन का उल्टा, जब तुम्हारी 9th की बुक थी तो उसमें सब्लिमेशन इस प्रोसेस को भी बोला था, इसको भी सब्लिमेशन बोला था। अच्छा 9th भी नहीं पढ़ी क्या? अच्छा, I2 सॉलिड, तो इसको डेपोजिशन बोलते हैं जब सॉलिड गैस से वापस सॉलिड बनता है, ठीक है? तो क्लियर है ये पॉइंट? तो Yes, हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम कितने पढ़े? बॉइलिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन पढ़े।
अब ऐसा सोचते हैं, ऐसा इक्विलिब्रियम जो तुम घर पे अभी कर सकते हो और तुमने शायद देखा भी। ये तुम्हारे पानी का ग्लास और इसमें पानी, पानी में तुमने चीनी डाली, क्या डाला? चीनी डाली, तो इक्विलिब्रियम आता है। कैसे आता है वो सोचते हैं। ठीक है, ये चीनी के क्यूब्स मैंने डाले पानी में, तो जब चीनी के क्यूब पानी में डालता हूं तो चीनी के क्यूब घुलना शुरू हो जाते हैं, है ना? चीनी 1 चम्मच डाली घुल गई, दूसरा चम्मच डाली घुल गई, तीसरा चम्मच जाके नीचे बैठ गया, घुला क्या? नहीं, नहीं घुला। ऐसा होता है ना, घुलना रुक जाता है ना थोड़ी देर में। तो अगर सपोज वो घुलना रुक गया तो हम क्या कर रहे थे, हम शुगर के मॉलिक्यूल को, सॉलिड को, चीनी को घुला के शुगर को एक्वस बना रहे थे। क्या बना रहे थे? एक्वस। ठीक है, अब शुगर की जो एक्वस मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों टकराकर शुगर सॉलिड बनाने लगे। क्या बनाने लगे? ठीक है, शुगर एक्वस मिलके क्या बनाने लगे? सॉलिड। और जब पानी में चीनी घुलना बंद हो गई, वो इसलिए बंद हो गई क्योंकि ऐसा नहीं कि पानी के पास जगह नहीं है, पानी के पास जगह तो होगी ना, पर जितनी रेट पर वो डिसॉल्व हो रहा था उतने रेट पर वो वापस बाहर आने लगा। जितनी रेट पर वो डिसॉल्व हो रहा था उतने रेट पे वो चीनी के मॉलिक्यूल टकराकर वापस आके वो क्रिस्टलाइज होने लगे। इधर वाला प्रोसेस डिसोल्यूशन बोलते हैं और इस वाले प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बार फिर से समझाना है। मैं कह रहा हूं, चीनी को पानी में डालते हैं तो पानी 1 चम्मच घुल गया, 2 चम्मच घुल गया, तीसरा चम्मच नहीं घुलता, नहीं घुला। तो बचपन में हमें ऐसे पढ़ाया गया था कि उसकी जगह, अंदर की जगह खत्म हो गई तो वो बैठ गया, ऐसा बोलते थे। पर एक्चुअल में सच्चाई ये थी कि जितना चीनी घुलना शुरू हुई, पहले तो घुलना शुरू हुई क्योंकि चीनी कम थी तो घुल जाती थी। अब हुआ क्या, जब चीनी सॉल्यूशन में बढ़ गई तो चीनी के 2 मॉलिक्यूल जो एक्वस स्टेट में है वो टकरा के सॉलिड बनने लग गए। क्या बनने लग गए? सॉलिड बनने लग गए। तो वो वापस भी आ रही है और जा भी रही है, दोनों सेम रेट पे हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम आ गया, इसलिए वो घुलना बंद हो गई। कांस्टेंट हो जाता ना चीजें, तो इसलिए वो नहीं घुलेगी। समझ आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा सा बचपन का? यस सर। अब इसमें जगह का कोई रोल ही नहीं है। किसका रोल नहीं है? वो जो सर बोलते थे कि जगह मतलब वाटर में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है वो खत्म हो गई। हाँ, उसका रोल नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ। बचपन में हम चीजें कम बताते हैं तो क्योंकि तुम उतना ही हजम कर सकते हो, और फिर हम बड़े होके पलट देते हैं बात। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। जैसे बोर मॉडल पढ़ा दिया, 9 में भी लगा, 10 में भी लगा, और तब तक तो यही बोला सच्चा है, पर 11 में आके क्वांटम मॉडल पे आए, बोर भी खराब। तो इसीलिए धीरे धीरे समझ आती है ना चीजें, पहले अल्फाबेट्स फिर तो वर्ड समझाए जाते हैं। ठीक है, एनीवेज, तो अब बात यह है कि चीनी अंदर भी जा रही है, बाहर भी जा रही है। तुम बोलोगे प्रूव करके दिखाओ, है ना? मेरे को तो वही पता है कि जगह खत्म हो गई थी, आप बताओ कैसे प्रूव कर सकते हो इस बात को। ठीक है, तो ऐसे ही हमने क्या किया, हमने पहले चीनी को घोल दिया, ठीक है, जितनी घुलती थी मैक्सिमम। सैचुरेशन, इस प्रोसेस को, उसको क्या बोलते हैं जो सैचुरेशन को, जब कोई और चीज नहीं घुल सकती उसको बोलते हैं सैचुरेट। तुम घर पे बोलते हो ना, सर मैं पढ़ पढ़ के सैचुरेट हो गया हूँ, बोलते हो? अरे ऐसा तो मौका ही नहीं आया कभी। एनीवेज, सो सैचुरेशन का मतलब है कि चीजें और नहीं हो सकती, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। यस और नो ऋषि? यस सर। तो सपोज हमने उतनी चीनी डाली जितना पानी ले सकता है, इतनी चीनी डाली जितना पानी ले सकता है, एक दाना और नहीं डाला, उतना ही डाला जितना वो ले सकता है। तो यहां पे सैचुरेशन आ गई, और इस पॉइंट पे वो टकरा के बाहर भी नहीं आ रही क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी है इसकी। क्या है? सॉल्युबिलिटी इज द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कह सकता हूं, कंसंट्रेशन एट सैचुरेशन बोल सकता हूं। सॉल्युबिलिटी को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, पहले हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते थे, अभी भी कर सकते हैं। इट इज द मैक्सिमम सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड। मैक्सिमम चीनी जितनी पानी में डाल सकते हो उसकी सॉल्युबिलिटी है चीनी की, हाँ या ना? पर मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आज डिफाइन करना चाह रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं सॉल्युबिलिटी वो कंसंट्रेशन है जो सैचुरेशन पे आती है। सैचुरेशन पे और नहीं घुलता,
और उस पर जितनी कंसेंट्रेशन है वही सॉल्युबिलिटी है। या फिर मैं बोल सकता हूं इट इज द कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि सैचुरेशन इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट। हाँ या ना? सर सैचुरेशन इक्विलिब्रियम कैसे हुआ? क्योंकि सैचुरेशन पे अगर एक चीनी का मॉलिक्यूल भी हो तो वो अंदर बाहर ऐसे होता रहेगा। मतलब तुम ऑब्वियसली, मैं समझ रहा हूँ कि तुम कह रहे हो कि उस पॉइंट पे दूसरी चीज तो है ही नहीं, ये कह रहे हो? यस सर। हाँ, पर सैचुरेशन पे थोड़ी सी चीनी तो होनी ही चाहिए, जितनी भी चीनी हो। चलो मान लो सैचुरेशन होता है जब चीजें घुल नहीं रही और वो थोड़ी बहुत नीचे बैठी हुई है, तो वो सैचुरेशन होता है। इस पॉइंट पे ऊपर जितना पानी में सल्यूट होता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। कंसेंट्रेशन कहाँ पे होती है? कंसेंट्रेशन सोल्यूशन की बात होती है ना, सोल्यूशन की टर्म है। अब ठीक है प्रतिका? यस सर, कुछ क्लियर है। अच्छा, अब चीनी नीचे बैठी हुई है, मान लो मैंने क्या किया। हाँ, एक बार सॉल्युबिलिटी वाले बता दो। सॉल्युबिलिटी होती है कोई चीज कितना घुलती है। नमक सपोज 1 चम्मच घुल जाता होगा पानी में, 1 गिलास पानी में कितना नमक घुलता है? 1 चम्मच। तो मैं बोलूंगा 1 चम्मच पर ग्लास इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ नमक। चीनी सपोज 2 चम्मच घुलती है, तो उसकी होगी 2 चम्मच पर ग्लास विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर। तो मैं बोल सकता हूँ सॉल्युबिलिटी कंसेंट्रेशन है, क्योंकि हम अपॉन वॉल्यूम कर रहे हैं। हाँ या ना राधिका? यस। और वो कंसेंट्रेशन है सॉल्युबिलिटी। कब कंसेंट्रेशन होगी? जब वो पूरा का पूरा घुल चुका है, तभी होती है ना सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होती है मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन भी समझ सकते हो इसको। एनीवेज, ये वाली बात दोबारा आएगी। अगर तुम्हें ये सॉल्युबिलिटी को नहीं समझना तो छोड़, अभी तो हम फिजिकल इक्विलिब्रियम पे आए। सॉल्युबिलिटी एंड में दोबारा आएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करके। एनीवेज, तो मैं ये कह रहा हूं कि सपोज तुम मुझसे पूछ रहे हो कि सर प्रूव करके दिखाओ कि ये जो चीनी बाहर आई है, ये जो चीनी है ये इक्विलिब्रियम में है इसके सोल्यूशन के साथ, ये प्रूव करना चाह रहे हो। तो हमने प्रूव करने के लिए थोड़ी सी चीनी को रेडियो एक्टिव बना दिया। क्या बना दिया? रेडियो एक्टिव शुगर। रेडियो एक्टिव कैसे बनाते हैं? कोई ऐसा आइसोटोप ले लेते हैं, कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 14, वो रेडियो एक्टिव है, यानी वो रेज छोड़ता है और उस रेज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो जब पूरी की पूरी चीनी घुल चुकी थी और थोड़ी बहुत चीनी सपोज नॉर्मल पड़ी हुई थी नीचे, तो मैंने ऊपर से रेडियो एक्टिव चीनी डाल दी। क्या डाल दी? रेडियो एक्टिव चीनी। तो रेडियो एक्टिव चीनी नीचे पड़ी होगी, यहां से रेज आएंगी। हाँ या ना? क्या सोल्यूशन से रेज आएगी? नहीं। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है, हमने देखा थोड़ी देर बाद सोल्यूशन से वो आने लगी। क्या आने लगी? रेडियो एक्टिविटी। सोल्यूशन से रेडियो एक्टिविटी आने लगी और नीचे से रेडियो एक्टिविटी कम हो गई। इसका मतलब ये कि सैचुरेशन होने के बावजूद थोड़ी सी चीनी अंदर जा रही थी और थोड़ी सी चीनी अंदर से बाहर आ रही थी। दैट मीन्स देयर वाज एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर चीनी और घुल ही नहीं सकती होती तो रेडियो एक्टिव चीनी नीचे ही रहती, सोल्यूशन में आती ही नहीं, है ना शुभम? आ नहीं रहा समझ, कोई बात नहीं। सर कम ज्यादा हो रही थी। यस सर दोनों तरफ से रेज आ रही थी क्या? हाँ, मतलब सोल्यूशन में नहीं होनी चाहिए थी ना रेज, क्योंकि चीनी तो नीचे बैठ गई। बट सर जो पहले घुल चुकी है चीनी वो उसकी रेज नहीं आएगी वो बाहर? नॉन रेडियो एक्टिव थी ना, पहले जब हमने उसको घोला था तो वो नॉन रेडियो एक्टिव थी। अच्छा, ये पानी लिया, ठीक है ना शुभम, इसमें चीनी डाली। क्या डाला? चीनी डाली, चीनी घुलने लगी। सर ये नॉन रेडियो एक्टिव है अभी। हाँ, ये नॉन रेडियो एक्टिव है। ये कैसी है? नॉर्मल चीनी जो हम घर में खाते हैं। ठीक है, फिर एक पॉइंट आता है चीनी घुलना बंद हो जाता है। हाँ या ना शुभम? तो चीनी नीचे बैठ जाती है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं? यहां तक बात समझ में आई? नमक डाल लो, जो चीजें घुलती हैं कुछ की, कोई भी घुलने वाली चीज डाल दो। ठीक है ना ऋतिक? फोन रख दूं? मैं ले लूं या तू देगा? झूठ मत बोल, मैं अब तो मैं देख चुका हूं। ज्यादा स्मार्ट ओवर स्मार्ट नहीं बनती। ठीक है, अच्छा इधर इधर हो जा, इधर खड़ा हो जा, इधर आ जा। इधर देखें, चीनी डाली, चीनी घुली नहीं, सैचुरेशन आ गया। यहां तक बात समझ में आई शुभम? Yes, मैं sir. बोल रहा हूँ सैचुरेशन Yes, sir. इसलिए आया
क्योंकि जो ऊपर घुली हुई चीनी थी वो शुगर एक्वस थी, वो क्या थी, और नीचे जो शुगर है वो क्या है। तो मैंने बोला इक्विलिब्रियम इसलिए आता है, मतलब ये घुलना इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि कुछ चीनी टकरा के नीचे आने लगती है और कुछ चीनी, उतनी ही चीनी ऊपर जाने लगती है। तो हमें लगता है कि और चीनी घुल ही नहीं रही, हमें लगता है और चीनी घुल ही नहीं रही। ये इक्विलिब्रियम है, सैचुरेशन इज इक्विलिब्रियम। यहां तक समझ आया शुभम? ठीक है। अब मैं कह रहा हूं हमने नॉर्मल चीनी घोल दी थी, अब मैंने थोड़ी सी चालाकी करी, मैंने देखा रेडियो एक्टिव शुगर डालता हूं। मैं क्या डालता हूं? रेडियो एक्टिव शुगर का कलर कोई और लेना, ठीक है, रेडियो एक्टिव शुगर डालता हूं, इससे रेज आ रही है तो ये रेड कलर की दिख रही है, ठीक है। तो अब ये जाके नीचे बैठ जाएगी क्योंकि सैचुरेशन है ना, अभी तो नहीं घुलेगी ना ये, क्योंकि ऑलरेडी घुल चुका है जितना घुलना था, तो नीचे जाके बैठ जाएगी। तो इसमें रेज आ रही होगी नीचे से, हाँ या ना? ठीक है। पर थोड़ी देर बाद मैंने देखा ऊपर से भी रेज आने लगी, यानी ऊपर जो शुगर थी, जो घुली हुई शुगर थी, उससे भी रेज आने लगी और नीचे वाली रेज कम हो गई। माने जो मैंने रेडियो एक्टिव शुगर डाली वो घुल गई और उसकी जगह किसने ले लिया? जो अंदर घुली हुई थी वो बाहर आ गई। मतलब क्योंकि और चीजें तो घुल नहीं सकती, तो रेडियो एक्टिव वाली घुली तो उसके लिए नॉन रेडियो एक्टिव वाली बाहर आ गई। तो ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, इस तरीके से प्रूव किया गया। ठीक है, समझ में आई बात? तो नॉन रेडियो एक्टिव बाहर आ गई क्योंकि दो शुगर के मॉलिक्यूल आपस में टकराए और वो उन्होंने सोचा चलो अब एनर्जी लूज करके अब सॉलिड बन जाते हैं। मतलब वो पानी में चल रहे थे और वो टकराए और उन्होंने एनर्जी लूज कर दी और वो सॉलिड स्टेट में आ गए। ये रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव का कॉन्सेप्ट छोड़ दो, फिर तुम यहाँ तक इतना भी कर सकते हो। वैसे नहीं सर, बस एक बार फिर से समझा दो, एक बार दोबारा समझा दो। यस सर जो शुगर के वो पार्टिकल है वो जब वो मिक्स हो जाते हैं तो फिर सर वो तो एक्विश हो जाते हैं, तो फिर वो कैसे सॉलिड हो जाते हैं नीचे? मीन सर वो जब हम नॉन रेडियो एक्टिव पानी में डालते हैं वो घुल जाते हैं। हाँ, एक पहले महक का क्वेश्चन बात करते हैं। हाँ महक, तुम कह रहे हो कि बात नहीं सुनो, सारे क्वेश्चन से कुछ सीखो। महक, तुम कह रहे हो अगर कोई चीज पानी में घुल गई है तो वो बाहर कैसे आ सकती है, यही कह रहे हो? यस सर, यस। अरे तुमने रसगुल्ले खाए हैं? यस सर। नहीं, वैसे पूछो। अरे कभी रसगुल्ले को फ्रिज में रख दिया और उसके बाद देखा उसके ऊपर चीनी सी आ जाती है, वो बाहर उसके बाद हार्ड सा हो जाता है, चीनी 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 हो जाती है। हाँ सर, जब चबाते तो बीच में चीनी आ जाती है। आ जाती है ना? हाँ सर। तो रसगुल्ले के अंदर चीनी घुली हुई थी महक, जब वो Yes, रसगुल्ले फ्रेश थे, जब वो गर्म थे तो उनके अंदर चीनी घुली हुई थी। तुमने उसे फ्रिज में रख दिया, वो चीनी बाहर आके क्रिस्टल बना दिए। तो चीनी बाहर आ सकती है, ठीक है, और वो उसके ऊपर जाके तुम्हें दिखेगी। इस बार दिवाली पे ना ऐसे ही करना, एक फ्रीजर में रख देना एक रसगुल्ले को, देखना उससे चीनी बाहर आ जाए। तो चीजें बाहर आ सकती है, इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और ये हमारी 11th क्लास का प्रैक्टिकल भी है जिसमें ब्लू कलर के क्रिस्टल बनते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, तो तुम अगर प्रैक्टिकल खोलेंगे तो तुम बनाओगे क्रिस्टल्स। तो लिक्विड से चीजें बाहर आ सकती है, ये क्लियर है महक? यस सर, ओके। अब सर मेरा क्वेश्चन है कि जब हमने चीनी को घोल दिया तो वापस हाँ। सॉलिड कैसे बन जाता है? वही तो बोला, चीनी को घोल दिया तो वापस सॉलिड कैसे बन गई, यही तो था। रसगुल्ले के अंदर वो चीनी घुली तो हुई थी। नहीं बट इसमें तो हमने फ्रीजर में रखा था ना। हाँ, बट तुम ठंडा करो तो भी वो बाहर आ जाता है। और अगर तुम बोलो कि वो कह रहे हो कि तुम ये बिना रूम टेम्परेचर पे कैसे हो रहा है, ये कह रहे हो? यस सर, ये फ्रीजर में तो रखा ही नहीं था, ये तो वैसे पड़ा देखो, हुआ था आपने। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो कांस्टेंट मोशन में है, हाँ या ना? यस सर। तो जब वो मोशन में है तो वो एक दूसरे से टकरा सकते हैं। कभी कभी एक शुगर का मॉलिक्यूल दूसरे के साथ टकराएगा, ओके सर। तो कोलिजन में वो एनर्जी को लूज करेंगे। क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी को लूज करके उनके पास एनर्जी नहीं होगी मूव करने की, और वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे इन अ क्रिस्टल फॉर्म और वो नीचे जाके बैठ जाएंगे। अच्छा ओके सर। ठीक है। इसलिए हम कभी कभार लिक्विड में देखते हैं जब नीचे चीनी हो। हाँ, और तुम महक और निकुंज, महक तुम घर पे भी ट्राई कर सकते हो। चीनी को थोड़ा सा पानी में डाल दो, जितनी घुलती है मैक्सिमम, उसके बाद उसके छान के सिर्फ पानी पानी रखना। क्या रखना?
पानी पानी, मतलब जितनी घुल सकती है उतना लेकर और उसको फिर फ्रिज में रख देना, फिर फ्रिज में से निकाल के देखना उसके अंदर चीनी वापस आ गई होगी। ठीक है, ट्राई Okay, करना। करूंगा ऐसा ट्राई। अच्छा और तो और सर अगर मान लो सर एक हमने सोल्यूशन बनाया जो कि सैचुरेटेड धीरे यार प्लीज, बात मत करो, या तो बाहर चले जाओ, घर पे बैठ के क्लास लिया करो। हाँ बोलो, नहीं कुछ। सर अगर हमने कोई सोल्यूशन लिया जो सैचुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू ट्राई करा है बट उसके अंदर चीनी घोल रखी है और हम उसे रख दें तो कोलिजन की वजह से थोड़ी देर बाद अपने आप से वापस चीनी आ जाएगी थोड़ी थोड़ी नीचे solid। अगर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो नहीं आएगी, अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो वो आ जाती है, मतलब सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है और टेम्परेचर के साथ कम। और बट सर फ्रीजिंग सर मतलब क्रिस्टलाइजेशन फैक्टर भी काफी चीजों पे डिपेंड करता है ना। हाँ, कभी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्रिस्टलाइजेशन हाँ टेम्परेचर से भी इफेक्ट करेगा, बोल सकते हैं। सर फ्रीजिंग पर तो 100% आ जाएगी ना। फ्रीजिंग पे तो 100% आती है। ओके सर। बोलो और क्या क्वेश्चन। सर मैं ये पूछी थी, तो रेडियो एक्टिव हमने शुगर डाली तो उसमें फिर वो शुगर जो एक्टिव से नॉन रेडियो एक्टिव वो फिर कहाँ से? जो नॉन रेडियो एक्टिव है वो वापस कैसे आई, ये कह रहे हो? यस सर। एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो वैसे इसका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का, पर कोई बात नहीं, कंसेप्ट है, हमने साइंस ली है और हम प्रो साइंस है तो हम समझा ही देंगे। ठीक है, तो देखो, तो मैं कह रहा था ये नॉर्मल चीनी है, ये क्या है राधिका? नॉर्मल चीनी। ठीक है, नॉर्मल चीनी, और मैंने जब वो पूरी घुल चुकी थी नॉर्मल चीनी तो मैंने नीचे से रेडियो एक्टिव चीनी डाल दी। मैंने क्या करा? रेडियो एक्टिव चीनी डाल दी। तो मैंने देखा थोड़ी देर बाद ये रेडियो एक्टिव चीनी जो है वो सोल्यूशन में पाई गई, दैट मींस रेडियो एक्टिव वाली भी घुल गई और नॉर्मल चीनी नीचे मिली। तो एक की जगह दूसरा ले रहा है यहां पे, तो मतलब रेडियो एक्टिव ने पानी में उसे डिस्प्लेस किया और वो सॉलिड में आ गया नॉर्मल वाला। इसमें क्या डाउट है, बोलो राधिका। तो सर जो रेडियो एक्टिव जो थी वो मतलब घुल नहीं सकती? रेडियो एक्टिव घुल सकती है, अगर तुम रेडियो एक्टिव को पानी में डालते खाली पानी में तो वो घुल जाती। रेडियो एक्टिव का कोई वो यूज नहीं है, अगर जैसे सिंपल पानी लेता और मैं रेडियो एक्टिव शुगर डालता तो रेडियो एक्टिव घुल जाती। पर रेडियो एक्टिव का मैं यहाँ पे यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रेडियो एक्टिव को मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन तो नॉर्मल वाली भी बनाती है, सोल्यूशन तो रेडियो एक्टिव भी बनाती है, पर यहाँ पे मैंने नॉर्मल का सोल्यूशन। हाँ बोलो राधिका। मतलब वो नॉर्मल जो शुगर होती है उसको डिस्प्लेस कर देती है? हाँ, क्योंकि वो नॉर्मल चीनी की तरह ही बिहेव करती है, बिल्कुल, बस वो रेज छोड़ती है और कुछ भी नहीं। आइसोटोप्स का बिल्कुल सेम बिहेवियर होता है, बस उनकी मास ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब सेम होता है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ। तो नॉर्मल पानी का भी सोल्यूशन बन सकता है, रेडियो एक्टिव का भी बन सकता है, पर मैंने रेडियो एक्टिव क्यों डाली बाद में, क्योंकि रेडियो एक्टिव को मैं डिटेक्ट कर सकता हूं नंदनी। ठीक है, हाँ समझ आ गया ना नंदनी, पक्का? ठीक है, फोन मत निकालना। नेक्स्ट, और हम बात कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव भी हो गया, सैचुरेशन, फिजिकल इक्विलिब्रियम के चारों कंसेप्ट क्लियर है सबको, हाँ या ना? एक और कंसेप्ट है वो भी अब कर ही लेते हैं, वैसे आने नहीं वाले ये। कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में कोक है, ठीक है, कोक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डिसॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, क्योंकि कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक अच्छा, CO2 एक्वस स्टेट में है, और ऊपर CO2 गैसियस स्टेट में है, कौन सी स्टेट में है? गैसियस स्टेट। एक्चुअल में यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है, कुछ CO2 नीचे जा रही है और कुछ CO2 ऊपर आ रही है कॉन्टिन्यूसली, पर हमें वो दिखाई नहीं देती क्योंकि वो बहुत मामूली सी होती है। ठीक है, तो ये भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, और ये इक्विलिब्रियम तब डिस्टर्ब हो जाता है जब तुम ढक्कन खोल देते हो, क्योंकि यू हैव कन्वर्टेड अ क्लोज सिस्टम इनटू एन ओपन सिस्टम। और ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम आता है या नहीं आता? नहीं आता। इज दिस क्लियर तनिष्का, वंश, विशेष? ओपन सिस्टम में नहीं आता, क्लोज सिस्टम में आता इक्विलिब्रियम क्लोज सिस्टम में आता यस सर, क्लियर। यस सर। ठीक है, अच्छा, इस पे 2-3 चीजें ना एनसीईआरटी में लिखी हुई है, हेनरीज लॉ, और ये सब ना 12th में है,
तो वो उन्होंने 1-2 लाइन लिख दी है, उसको तुम स्किप कर देना, वो 12th में है और 11th में क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, 12th में पढ़ेंगे। अच्छा, फिजिकल इक्विलिब्रियम से 99% क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो 1% वो क्वेश्चन आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ चलें, जो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Yes, हाँ, तुझे वो शुभम वो वाला टॉपिक समझ आ गया था, सॉल्युबिलिटी वाला? अभी डाउट है? आ गया? एंड में सुन भी, अगर किसी को डाउट रह जाए तो एंड में पूछ भी सकता है, ठीक है। अभी तक फिजिकल इक्विलिब्रियम था, क्या कोई केमिकल का चेंज हुआ था? अब केमिकल का चेंज होने वाला है, केमिकल रिएक्शन होने वाली है। एक रिएक्शन लेते हैं N2, अच्छा सपोज एक कंटेनर लिया मैं, अगेन मैं गैसियस सिस्टम ले रहा हूं, तो मैं नहीं चाहता मेरी गैसेस एस्केप करें, तो डब्बी लगा दी है मैंने ढक्कन, और इसके अंदर मैंने 2 गैसेस डाली, कौन सी? N2 और H2। मैंने N2 और H2 गैस डाली। N2 और H2 गैस मिलके बनाती कौन सी गैस है? NH3। क्या बनाते हैं? NH3 अमोनिया। ठीक है, तो N2 और H2 मिलके NH3 बनाने लगे, ठीक है, और N2 और H2 NH3 जैसे जैसे बनाने लगे NH3 बनने लगा। जब NH3 बनने लगा तो NH3 N2 और H2 बनाने लगा। एक समय आया जब N2 और H2 जो मिलकर NH3 बना रहे थे और NH3 टूटकर N2 और H2 बन रहा था, तो ये दोनों प्रोसेस बराबरी रेट से होने लगे, तो इस प्रोसेस में केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया? केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब ये दोनों मिलकर ये बनाने लगे, और जैसे जैसे ये बनने लगा तो ये बनाने लगा, पर एक समय आया जब ये दोनों मिलकर ये बना रहे थे और ये बना रहा था, इन दोनों का स्पीड क्या हो गई? सेम। तो इस प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आ गया। क्लियर साक्षी? सर कैसे? यस सर। देखो, N2 और H2 मिलके अमोनिया बना रहे थे, पहले अमोनिया था ही नहीं, ठीक है, अमोनिया बनने लगा बनने लगा बनने लगा। जब अमोनिया बनने लगा वो पीछे भी जाता है, पीछे वाली रिएक्शन भी इसकी स्पॉन्टेनियस हो सकती है, ठीक है, तो NH3 भी क्या होने लगा? N2 और H2 बनने लगा। तो एक टाइम आया जब ये जितनी स्पीड पे H2 N2 बना रहा है उतनी स्पीड पे N2 H2 NH3 बना रहे थे, तो दोनों सबका लेवल सेम हो गया। सबका लेवल क्या हो गया? सेम नहीं हुआ, सॉरी, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट। जितना N2 है उतना रह गया, जितना H2 है उतना रह गया, जितना NH3 है उतना ही रह गया, क्योंकि जितनी जल्दी NH3 बन रहा है उतनी जल्दी NH3 N2 H2 बन रहा है। ठीक है नंदनी? सर पूछूं क्या? पूछूं या नहीं पूछूं अभी? हैं? पूछ लूं? अच्छा ठीक है, फिर नहीं पूछ रहा। हाँ बोलो। सर मतलब इस क्लोज्ड वेसल में जो तीनों कंपाउंड्स है कोएग्जिस्ट कर रहे हैं साथ साथ। हाँ, तीनों कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, तीनों उसी बीकर में, और तीनों का लेवल बराबर हो गया। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज N2 थे मेरे पास 10 मोल, कितने थे? और H2 कितने थे? 30 मोल। और स्टार्टिंग में अमोनिया कितना था? 0। कितना था? 10 में से एक निकल गया, कितने बचे? इसका एक कितने के साथ रिएक्ट करता है? 3 के साथ। एक N2 तो 3 H2 यूज होंगे, हाँ या ना? तो इसके कितने बचेंगे? 37 या 27? समझ आ रही है? अगर इसका 1 मोल टूटा तो इसके कितने टूटेंगे? 3, क्योंकि इसका एक कितने के साथ रिएक्ट करता है? 3 के साथ। और ये कितने बनेगा? अच्छा बैलेंस नहीं करी मैंने, NH3 2 हो गया। ये कितने बनेगा? 2। समझो, अगर 10 में से एक टूटा तो एक के लिए 3 इससे टूटेंगे, और इसके एक से इसके 2 बनते हैं, तो इसका एक टूटा तो इसके कितने बनेंगे? ये वाली बात समझ में आई? नहीं आई तो रिपीट कर दूंगा, बोल दो बस। क्लियर सर। अच्छा, इनिशियली मेरे पास 10, ये 30, ये 0 थे, फिर एक मोल रिएक्ट किया तो ये हो गया, एक और मोल रिएक्ट कराते हैं तो क्या हो जाएंगे इसके? 8 मोल, इसके 24 मोल, इसके 24 मोल। 4 मोल। समझ आ रहा है कैसे चल रहा है ये कहानी? यस सर। सपोज इस समय इक्विलिब्रियम आ गया, सपोज इस समय क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया,
तो इक्विलिब्रियम आने पर 8 में से सपोज एक टूटेगा तो ये 2 बनेंगे और इसके 2 टूटेंगे तो एक वापस आ जाएगा, तो बराबर नहीं हो जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट नहीं हो जाएगा। जितना ये आगे टूटेंगे उतने ये पीछे से बनेंगे। हाँ या ना जसलीन? तो जितना ये इसके बाद क्या ये 7 होंगे? नहीं। क्या ये 6 होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी ये आगे जा रहे हैं उतनी जल्दी ये पीछे आ रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल या कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट? कांस्टेंट। हाँ फिर से कौन सा, कहां से समझाऊं? 8 वाला। अच्छा 9 में से 1 निकाला तो इसके कितने रह गए? 8। अच्छा अगर इसके 1 निकाला तो इसके कितने निकालने पड़ेंगे? 3। 27 में से 3 गए, 24 हो गए। और इसके 1 से इसके 2 बनते हैं, इसके 2 तो ऑलरेडी थे और 2 और बने एक टूटने से। दोबारा समझाऊं? करेक्शन छूटा तो दोबारा समझाता हूं। एक और एग्जांपल लेता हूं। चलो देखो ना, जब इसका 1 टूट रहा है तो इसके 3 टूट रहे हैं और इसके 2 जुड़ रहे हैं। इसका अगर 1 टूट रहा है, इसका 1 टूटेगा, इसके 3 टूटेंगे। इसका 1 तो इसके 3 टूटेंगे, यस और नो वंशिका? इसका 1 इसके 3 तो इसके कितने बनेंगे? 2। ठीक है, 9 में से इसका 1 टूटा तो 8, तो इसके 3 टूटेंगे तो 24 और इसके 2 बनेंगे तो 2 के ऊपर 2 ऐड किया तो 4। और अगर इस पे इक्विलिब्रियम आ गया तो जितनी स्पीड से ये आगे जाएगा उतनी स्पीड से पीछे आएगा। तो अगर सपोज ये 1 मोल बनता है तो ये 1 मोल टूट भी जाएगा, क्योंकि उतने ही रेट पे वो बन रहा है उतने ही रेट पे वो टूट रहा है। तो इसके बाद ना ये कभी कभी जिंदगी में कभी इनका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, इनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया जब तक ये ढक्कन बंद है। हाँ फाइनली इन इक्विलिब्रियम बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कर फाइनली है। इसके आगे कुछ चेंज नहीं हो सकता जब तक तुम ढक्कन ना खोलो, तुम टेम्परेचर ना चेंज करो, तुम प्रेशर ना चेंज करो या कुछ चीजें और ना करो, तो ये इसके आगे नहीं बढ़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इक्विलिब्रियम हो नहीं रहा, हमेशा इक्विलिब्रियम हो रहा है। तुम यहाँ पे रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन डाल के देखो तो वो पीछे भी जाएगा और वो आगे भी आएगा। इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक स्टेट। यहाँ पे एक और कहानी याद रखेंगे, यहाँ पीछे ही लिख लेंगे या फिर इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक स्टेट। जब हम रेडियो एक्टिव शुगर की बात कर रहे थे ना, इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं होता, इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक स्टेट, ऑलवेज इन मोशन। दैट मीन्स it is always in motion. सर हाँ बोलो। सर अगर कैटलिस्ट भी डाल देंगे तब भी इक्विलिब्रियम अटेन होगा? तो इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं आता, वो तब इक्विलिब्रियम बस जल्दी आता। इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक स्टेट। डायनामिक स्टेट माने इट इज ऑलवेज इन मोशन, वो कभी रुकता नहीं है। ये प्रूव हमने ऐसे किया, इक्विलिब्रियम आने पे रेडियो एक्टिव शुगर नीचे रह जाती, पर वो हमेशा ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है। ये प्रोसेस मोशन में रहता है, रुकता नहीं। ठीक है, अभी तक कुछ जो अभी तक मैं इक्विलिब्रियम कराया ना उसको मैं बस टिप्स पे बता सकता हूँ कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू दी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। पहली चीज ये याद रखनी है। अच्छा, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर ऐसे वेरिएबल्स बिकम इक्वल या कांस्टेंट? कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम। चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, जैसे कलर कांस्टेंट हो जाना, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होके सॉल्युबिलिटी बन जाना, या किसी भी चीज की कोई भी चीज कांस्टेंट हो जाती है इक्विलिब्रियम पे, जिससे हम पता लगाते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया। जैसे अगर मुझे कब पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम आ गया? जब इनकी कंसंट्रेशन और चेंज नहीं होंगी, कांस्टेंट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम इज स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक दैट मींस इट इज ऑलवेज इन। 3-4 चीजें ये अभी तक इंपॉर्टेंट हुई हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के। 3 एग्जांपल, मेल्टिंग है ना ऋतिक, है ना? ठीक है, और नेक्स्ट सर हमें कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है? इक्विलिब्रियम क्या हो गया? इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो गई है, मतलब वो हम पता नहीं लगा सकते। पता लगा सकते हो अगर कंसंट्रेशन तुम मेंटेन वो देख लो, मेजर कर लो, या फिर प्रेशर मेजर कर लो, है ना? अच्छा देखो, अगर कंसंट्रेशन, प्रेशर चीजें कांस्टेंट हो गई तो वो
इक्विलिब्रियम आ गया। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर ध्यान दे। N2, अच्छा H2 बना लेते हैं। H2 3 गुना है, ये इसकी कंसेंट्रेशन है यहाँ पे क्या है, ये H2 की कंसेंट्रेशन, और H2 की कंसेंट्रेशन कम होना शुरू हुई। H2 की कंसेंट्रेशन कम होना शुरू, N2 की कंसेंट्रेशन है सपोज ये N2 वैसे 1/3 है उससे, ये N2 की कंसेंट्रेशन है सपोज, N2 की कंसेंट्रेशन कम होना शुरू हुई। ढंग से नहीं बन रहा है, ठीक है। अच्छा NH3 की कंसेंट्रेशन 0 थी और वो बढ़ना शुरू हुई, क्या हुई, बढ़ना शुरू हुई, है ना। NH3 की कंसेंट्रेशन बढ़ना शुरू हुई 0 से, H2 और N2 की कम होना शुरू हुई। इसको या तो टाइम ले लो या रिएक्शन कोऑर्डिनेट, माने जिस जैसे रिएक्शन चलती है, इट्स लाइक टाइम। टाइम के साथ साथ N2 और H2 की कंसेंट्रेशन कम हुई और NH3 की कंसेंट्रेशन बढ़ी। अब मुझे पता लगाना है इक्विलिब्रियम कब आया। इक्विलिब्रियम तब आएगा जब इन सबकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट क्या हो जाएगी, इक्वल या कांस्टेंट। कृष्णा क्या बोल रहा था कृष्णा? तो ये हुई यहाँ पे, यहाँ इसके बाद वो नहीं बदली ना, तो मैं बोल सकता हूं ये टाइम है इक्विलिब्रियम का। ये किसका टाइम है? अच्छा अगर मैं बोल दूं इक्विलिब्रियम पॉइंट को मार्क करो और मैं यहाँ पे A B C D लिख दूं तो तुम तो मुझे पता है तुम ये सोच, अगर तुम कुछ ना पढ़ते तो तुम ये क्रॉस वाले को सोच के आते हो, अरे क्रॉस कर रहा है ना, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे कंसेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, पर इक्विलिब्रियम पे कंसेंट्रेशन कांस्टेंट होती है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कंसेंट्रेशन कांस्टेंट। क्रॉस से कोई मतलब ही नहीं हमें, ठीक है। क्रॉस अच्छा लगता है, और ये क्रॉस तो रहा है, यही पे होगा आंसर, चलो यही टिक कर देते, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है सत्यम? N2 के ऊपर आपने H2 लिखा है, जो सबसे बड़ा वाला कर्व है ग्रीन वाला। ऊपर N2, ऊपर H2 लिखा है मैंने, नीचे N2 लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इक्विलिब्रियम को हम पता लगा सकते हैं। अच्छा लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर सपोज एक रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C प्लस D। यहाँ पे ABCD रिएक्टेंट्स है और स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d क्या है, उसके मोल्स क्या है, मोल्स। ABCD मोल्स को हम चैप्टर 1 में बोलते थे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यस और नो अंशिका एंड सागरिका? दोनों पार्टी पे गए हैं क्या? क्लास होने से पहले लीव कर देते, तो तू क्यों डिफेंड कर रहा है? तुझे भी पार्टी पे जाना है? ABCD, अंशिका एंड सागरिका, मुझे मैसेज तो कर दिया, सागरिका इज विद मी, ओके। चलो बच्चों को पढ़ना मजा आता है ना नंदनी? अच्छा ABCD, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तुम्हारी क्लास है, जाना है, छोड़ दो, चलो जाओ। अब कल, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन कौन TTS में क्लास नहीं ले सकता? जसमीत और सर मैं भी नहीं ले सकती, नहीं मैथ्स की क्लास होती है TTS साक्षी डेज में। और परी।